नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इस सीरीज में आज हम आपके ला रखे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड का। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व या उत्तराखंड के प्रमुख विभूतियां। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको यहाँ पे उत्तराखंड की जितनी भी महान विभूतियां हैं, जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताएंगे। जो भी उनके बारे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ से कई बार एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन का नंबर जरूर पूछा जाता है, तो पूरे फैक्ट हम पूरे डिटेल्स के साथ यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व यानी उत्तराखंड के प्रमुख विभूतियों की इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। बद्रीदत्त पांडे, इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं बद्रीदत्त पांडे। और इन्होंने उत्तराखंड में या जो देश में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ जो कुली बेगार प्रथा थी उत्तराखंड में, उसमें जो कुली बेगार प्रथा को खत्म किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो बद्रीदत्त पांडे जी का ही था। तो इनका जन्म होता है 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में। देखो, जन्म स्थान इनका कनखल हरिद्वार है, लेकिन मूल रूप से जो ये निवासी थे वो थे अल्मोड़ा के। तो 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम है विनायक पांडे और इनका निधन होता है 1965 में। अब जानते हैं यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे जी के लाइफ के महत्वपूर्ण जो तथ्य है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। तो शुरुआत करते हैं 1913 में, जब बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक बन जाते हैं। देखो, ये अल्मोड़ा अखबार है, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स आपको बताया है। अल्मोड़ा अखबार की स्थापना होती है 1871 में। किसने की अल्मोड़ा अखबार की स्थापना? बुद्धि वल्लभ पंत जी ने। लेकिन जब अल्मोड़ा अखबार शुरुआत में निकलता है तो ये पक्षधर था, किसका? जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसी का पक्ष लेता था। लेकिन अल्मोड़ा अखबार में जो परिवर्तन लाया वो लाया बद्रीदत्त पांडे जी ने। जब बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। तो बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बनते हैं? 1913 में। उसके बाद जब ये 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो भी उनकी कुनीतियां थी, जो भी उनकी बुरी नीतियां थी जनता के खिलाफ, उनके बारे में अल्मोड़ा अखबार में छापना शुरू कर देते हैं। अब जैसे अल्मोड़ा अखबार में वो छापना शुरू कर देते हैं तो फिर ये नज़र में आते हैं, किसके? ब्रिटिश हुकूमत के नज़र में आ जाते हैं। और 1918 में एक इनका काफ़ी प्रचलित, काफ़ी प्रसिद्ध जो शीर्षक रहा, भालूशाही शीर्षक। 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार में भालूशाही शीर्षक प्रकाशित किया था, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था। और ये जो भालूशाही शीर्षक था ये किस पर था? उस समय जो अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर थे लोमस, तो लोमस पर लिखा था इन्होंने भालूशाही शीर्षक। उसके बाद समय आता है अप्रैल 1918 का, जब अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगता है। तो अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा? जब इसके संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे थे। हुआ यह था कि जो लोमस थे यानी अल्मोड़ा के जो डिप्टी कमिश्नर थे लोमस, वो जंगल शिकार करने जाता है और वहाँ पे उसको मतलब एक कुल्ली की वो हत्या कर देता है। तो यहाँ पे उसके मतलब इस घटना से जो बद्रीदत्त पांडे थी वो इस घटना को किस में छाप देते हैं? अल्मोड़ा अखबार में छाप देते हैं। और यही कारण था कि यहाँ पे जो अल्मोड़ा अखबार था ब्रिटिश हुकूमत इसको प्रतिबंधित कर देती है। तो अल्मोड़ा अखबार को कब प्रतिबंधित कब किया गया? अप्रैल 1918 को। उस समय इसके संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी थे। उसके बाद जब अल्मोड़ा अखबार प्रतिबंधित हो जाता है तो बद्रीदत्त पांडे एक और नया अखबार निकालते हैं जिसका नाम है शक्ति। तो शक्ति नामक जो साप्ताहिक एक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किसने किया? बद्रीदत्त पांडे जी ने किया। और कब किया? 1918 में विजयदशमी के अवसर पर। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जो शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कब किया गया? 1918 में विजयदशमी के अवसर पर। और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा किया गया। उसके बाद बद्रीदत्त पांडे जी 1921 की बात आती है। 14 जनवरी 1921 जब यहाँ पे कुली बेगार प्रथा समाप्त की जाती है। तो 1921 में सरयू नदी के किनारे वहाँ पे 40,000 लोगों की वहाँ पे भीड़ रहती है और 40,000 लोग साथ ही वहाँ पे बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में ये निर्णय लेते हैं कि आज से हम कुली बेगार नहीं देंगे। और इसी का परिणाम है कि 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुमाऊं परिषद के भी ये 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कुमाऊं परिषद
जिसकी स्थापना होती है 1916 में। इसके बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कुमाऊं परिषद के सभी अधिवेशनों के बारे में। तो जो कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन था जो कि आयोजित किया गया था कहाँ, टनकपुर में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बद्रीदत्त पांडे ने 1923 में। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, जो भी स्वतंत्रता संग्राम, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए देश में, राज्य में, उसमें काफ़ी विशेष योगदान रहता है बद्रीदत्त पांडे जी का। अब देखो एक और पॉइंट ये है कि बद्रीदत्त पांडे जी थे, इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि कब प्रदान की गई, तो जब 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्त होती है तो इसके बाद लोग इन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से बुलाते हैं, इनको उपाधि दी जाती है कुमाऊं केसरी की। तो कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। आपको बता दें स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 5 बार ये स्वाधीनता संग्राम में जेल भी गए थे, स्वतंत्रता संग्राम में। उसके बाद 1937 में जब ये जेल में थे, जेल प्रवास के दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक की रचना किसने की, तो वो की बद्रीदत्त पांडे ने। कब की, 1937 में, जब ये जेल में थे, यानी जेल प्रवास कर रहे थे। उसके बाद 1955 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं और उसके बाद 1965 में इनका निधन हो जाता है। तो ये थे बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, एग्जाम के व्यू पॉइंट्स है, सारे हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में काफ़ी डिटेल्स हमने यहाँ पे बात की। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे हरगोविंद पंत जी के बारे में। तो हरगोविंद पंत, जिनको कहा जाता है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, इनका जन्म होता है 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में और निधन इनका होता है 1957 में। तो इस बीच जान लेते हैं इनके लाइफ के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कैसे कैसे इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखो एक तो इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना और अल्मोड़ा कांग्रेस में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। देखो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, जिसकी स्थापना में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हरगोविंद पंत ने। उसके बाद 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, किसने दिया था, हरगोविंद पंत हो गए, आपके गोविंद वल्लभ पंत जी हो गए और बद्रीदत्त पांडे। तो इन तीनों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना जब 1916 में हुई थी। तो हरगोविंद पंत इनमें से एक थे जिन्होंने 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुमाऊं परिषद के बारे में एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें सभी 5 अधिवेशन, कुमाऊं परिषद के जो 5 अधिवेशन हैं उनके बारे में डिटेल्स बताया गया है, किस अधिवेशन में क्या हुआ और कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ और किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अब देखो कुमाऊं परिषद का ही एक अधिवेशन हुआ 1920 में, कुमाऊं परिषद का 4था अधिवेशन, ये कहाँ हुआ, ये हुआ काशीपुर में और इसकी अध्यक्षता किसने की, हरगोविंद पंत ने। तो हरगोविंद पंत ने कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, 4थे अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि कहाँ हुआ, काशीपुर में, और कब हुआ, 1920 में। उसके बाद कुली बेगार प्रथा समाप्ति में इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका 1928 में। 1928 में इन्होंने क्या किया था, बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। कुलीन ब्राह्मण जो कि हल नहीं चलाते थे, मतलब वो सिर्फ पूजा पाठ करते, हल चलाना मतलब वो अपना काम नहीं समझते थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो कुलीन ब्राह्मण हैं उनकी जो हल न चलाने की प्रथा थी उसको तोड़ा था 1928 में। तो कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था, ये तोड़ा था हरगोविंद पंत ने। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। उसके बाद 1936 में ये उत्तर प्रदेश असेंबली और 1946 में इनको प्रांतीय असेंबली के लिए चुना गया था हरगोविंद पंत को, और 1957 में ये लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। साथ ही साथ जब यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो भारत छोड़ो आंदोलन में, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें इनको अल्मोड़ा में सबसे पहले नज़रबंद किया गया था। अल्मोड़ा में सबसे पहले किसे नज़रबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, वो किया गया था हरगोविंद पंत को। और उसके बाद 1957 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। 1957 में ही ये लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं और उसी साल इनकी मृत्यु भी हो जाती है 1957 में। तो ये थे इनके लाइफ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो 2 चीज़ें आपको जरूर नोट करनी है, एक तो कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था और साथ साथ अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी इनको कहा जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन में
अल्मोड़ा में सबसे पहले किसको नज़रबंद किया गया, वो भी हरगोविंद पंत को ही नज़रबंद किया गया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जो कि हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो इनके बारे में जानते हैं हम। इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे एग्जाम में, उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं। तो इनका जन्म यानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म होता है 10 सितंबर 1887 को। कहाँ होता है, खूंट ग्राम अल्मोड़ा में। इनके पिता का नाम था पंडित मनोरथ पंत। अब इनके माता का नाम था श्रीमती लक्ष्मी पुष्पा। क्या था इनके माता का नाम, श्रीमती लक्ष्मी पुष्पा। और ये क्या थे, एक वकील और एक राजनेता थे जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में। अब देखो 1903 में यहाँ पे जब ये बाल्यावस्था में ही रहते हैं तो 1903 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। कब की, 1903 में। उसके बाद 1905 में निकल जाते हैं वकालत की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वकालत की पढ़ाई करने के बाद ये 1910 में शुरू करते हैं वकालत। कहाँ से, काशीपुर से। पेशे से एक वकील और बाद में एक राजनेता बन जाते हैं। तो जब ये 1910 में यहाँ पे वकालत शुरू कर देते हैं काशीपुर में, तो इसी के 4 साल बाद यानी 1914 में ये काशीपुर में एक प्रेम सभा की स्थापना करते हैं। और जो ये प्रेम सभा की स्थापना करते हैं ये किसके अंतर्गत करते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में ये 1914 में काशीपुर में ये एक प्रेम सभा नामक सभा की स्थापना ये करते हैं। उसके बाद इनका शुरू होता है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन इनका शुरू होता है 1923 से। 1923 में ये स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य ये चुने जाते हैं। संयुक्त प्रांत जो कि आज का यूपी है, उस समय इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं 1923 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत। किस पार्टी से, स्वराज पार्टी से। तो यहाँ से इनका एक राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है यहाँ पे कि एक घटना घटती 1925 में जिसका नाम क्या है, काकोरी कांड। तो काकोरी कांड जो घटना घटी थी 1925 में, उसकी पैरवी किसने की थी, उसकी पैरवी की थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने, क्योंकि पेशे से क्या थे, वकील थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको जरूर नोट कर देना है, वेरी इंपॉर्टेंट कर देना है कि 1925 में जो घटना घटी थी काकोरी कांड, उसकी पैरवी किस वकील ने की या उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने की थी, तो वो की थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। उसके बाद जैसे इनका राजनीतिक जीवन शुरू हो चुका था 1923 में, तो 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। कब चुने जाते हैं, 1927 में। उसके बाद 1934 में इनको अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। उसके बाद 1937 में जो उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनता है वो इन्हीं के नेतृत्व में बनता है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, इनका जो कद था कांग्रेस में वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, काफ़ी बढ़ चुका था। उसके बाद फिर से 1946 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए ये निर्वाचित होते हैं 1946 में, और इनको बनाया जाता है उत्तर प्रदेश का सीएम यानी मुख्यमंत्री। तो ये बन जाते हैं इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। 1946 से लेकर 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ये क्या है, पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद 1955 में ये क्या बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं केंद्र सरकार में, और ये हैं भारत के चौथे गृह मंत्री। कौन से गृह मंत्री है भारत के, ये हैं भारत के चौथे गृह मंत्री। और कब बनते हैं, 1955 में, 10 जनवरी 1955 में। और 1961 तक इनका कार्यकाल रहता है गृह मंत्री का। तो 1955 से लेकर 1961 तक जो कि ये हैं भारत के चौथे गृह मंत्री के रूप में ये अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। और ये हैं उत्तराखंड के ऐसे पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो 26 जनवरी 1957 को पंत जी को यानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न सम्मान मिला है, एकमात्र उत्तराखंड के व्यक्ति। और उसके बाद इनका 7 मार्च 1961 को निधन हो जाता है। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनको मिला है भारत रत्न, और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के ये चौथे गृह मंत्री थे, जिनके बारे में हमने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सारे
एग्जाम के व्यू पॉइंट से वो सारे कवर कर लिए हैं। साथ साथ 1916 में जब कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था तो इसमें भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी कुमाऊं परिषद के गठन में 1916 में, ये भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे हर्षदेव ओली जी के बारे में, जिनको कहा जाता है काली कुमाऊं का शेर। इनका जन्म होता है 4 मार्च 1890 को गोसानी गांव चंपावत में, और इनका निधन होता है 5 जनवरी 1940 को। अब देखो इनको यानी हर्षदेव ओली को कहा जाता है काली कुमाऊं का शेर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को कहा जाता है। और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिशर्स थे ये इनको कहते थे मुसेलिनी। अब देखो मुसेलिनी कौन था? बेनितो मुसेलिनी, जो कि एक इटली का एक प्रमुख राजनेता था उस समय, तो उसके साथ तुलना करते थे इनकी। तो जो ब्रिटिशर्स थे इनको क्या कहते हैं? मुसेलिनी कहते थे, ये आपको नोट करना है। और इनको कहा जाता है काली कुमाऊं का शेर। अब जब ये मात्र 11 वर्ष के थे तब इनके पिता का यहाँ पे निधन हो जाता है और सारे परिवार का जो दारोमदार होता है इनके ऊपर आ जाता है। तो ये शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ की एक पत्रकार के रूप में। तो ये जो मायावती आश्रम है वहाँ पे एक प्रबुद्ध भारत पत्रिका थी, उसका प्रकाशन का कार्य करते हैं शुरुआत में। तो शुरुआत में क्या करते हैं? प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन का कार्य करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मायावती आश्रम में। 1914 में ये आईडीटी प्रेस के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। और उसके बाद 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू की नज़र इन पे पड़ती है। और पंडित मोतीलाल नेहरू का एक अंग्रेजी अखबार था इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट जो एक अंग्रेजी अखबार था पंडित मोतीलाल नेहरू का, इसका इन्हें क्या बनाया जाता है? उप संपादक बनाया जाता है। और बाद में इसका ये संपादन का कार्य करते हैं, यानी संपादक बनते हैं, मुख्य संपादक। तो ये इंडिपेंडेंट अखबार के मुख्य संपादक बनते हैं, जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू का एक अंग्रेजी अखबार था। उसके बाद 1924 में यहाँ पे एक फॉरेस्ट कमेटी गठित की जाती है, जिसका इनको उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। यानी वनों से संबंधित जो भी नीतियाँ बनानी होती है फॉरेस्ट कमेटी, तो उसका इनको क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि इनकी भी राय यहाँ पे ली जा सके। उसके बाद 1929 में जब लाहौर अधिवेशन होता है तो कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करते हैं ये, यानी हर्षदेव ओली। तो आ सकता है एग्जाम में कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था हर्षदेव ओली ने। और 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चलाते हैं। जो कि ब्रिटिशर्स के जंगलात कानून थे, उसमें एक कानून ये थे कि मतलब यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं वो जंगलों पर ज़्यादा ही निर्भर होते हैं, आपको पता है। लेकिन ब्रिटिशर्स के ऐसे कानून थे कि वो मतलब लोगों को जाने नहीं देते वनों की ओर, और वहाँ पे काफ़ी प्रतिबंध लगाया रहता वनों पर। तो इसीलिए जंगलात कानून के विरुद्ध ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं 1930 में। और उसके बाद 5 जनवरी 1940 को हर्षदेव ओली का निधन हो जाता है, यानी काली कुमाऊं का शेर जिनको कहा जाता है, इनका निधन हो जाता है 5 जनवरी 1940 को। तो ये थे इनके जीवन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में। नारायण दत्त तिवारी, जिनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की ये 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए और एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं ये उत्तराखंड के जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अभी तक ऐसा कोई अन्य मुख्यमंत्री नहीं है उत्तराखंड में जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो, सिवाय नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में। इसलिए इनको विकास पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखो इनका जन्म होता है 18 अक्टूबर 1925 को बल्यूटी गांव नैनीताल में, और इनका निधन होता है उसी तारीख को, यानी 18 अक्टूबर 2018 को। तो इनकी जन्म तारीख जो तारीख है 18 अक्टूबर है, और निधन की तारीख भी क्या है? 18 अक्टूबर है। निधन 2018 में और जन्म इनका 1925 में हुआ था। अब देखो जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। तो सर्वप्रथम ये क्या करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये राजनीति में यानी राजनीति शास्त्र में ये एमए करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ये एलएलबी भी करते हैं। तो जब ये इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय ये वहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष चुने जाते हैं, यानी छात्र संघ अध्यक्ष वहाँ पे बन जाते हैं 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यहीं से इन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए भी पास किया। तो यहीं से इनका राजनीतिक एक सफ़र यहाँ पे शुरू हो गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जब भी 1947 में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। उसके बाद यहाँ पे
51-52 में नैनीताल से ये सर्वप्रथम क्या हुए, प्रजा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर ये विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा और विधानसभा सदस्य बन जाते हैं। तो सर्वप्रथम ये विधानसभा सदस्य कब बने, ये बने 1951-52 के चुनाव में। लेकिन उस समय ये कांग्रेस में सम्मिलित नहीं थी, यानी कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन नहीं की थी। सर्वप्रथम इन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा, प्रजा समाजवादी पार्टी से। और 1951-52 में ये विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। कहाँ से इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, ये नैनीताल से। उसके बाद 1965 में दौर आता है जब ये कांग्रेस से जुड़ जाते हैं और कांग्रेस के टिकट पर ये काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं। तो यहाँ से कांग्रेस के साथ इनका राजनीतिक सफर शुरू हो जाता है। उसके बाद जनवरी 1976 में बनते हैं पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार कब बने, जनवरी 1976 में। लेकिन उसके बाद 1977 में ये जब जो जेपी आंदोलन होता है पूरे देश में, जब वो आंदोलन होता है तो ये इस्तीफा दे देते हैं 1977 में। उसके बाद फिर से 1984 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं दोबारा। और फिर से 1988 में यानी 1988 में तीसरी बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो 1976 हो गया, 1984 और 1988, तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बाद ये लोकसभा के लिए भी चुने जाते हैं 1980 में। कहाँ से, नैनीताल से। तो नैनीताल से 1980 में ये लोकसभा के लिए यहाँ पे चुने जाते हैं। उसके बाद जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बनता है, तो उसके बाद 2 मार्च 2002 से लेकर 7 मार्च 2007 तक उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री ये बनते हैं। प्रथम निर्वाचित सरकार यानी जो जनता द्वारा चुनी जाती है, और उस समय सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की। तो ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में 2 मार्च 2002 से लेकर 7 मार्च 2007 तक ये उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। और इन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया 2002 से लेकर 2007 तक, और अकेले उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उसके बाद 2007 में ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति थे जो नारायण दत्त तिवारी, जो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और 1 बार राज्यपाल भी बने। कौन से राज्य के, आंध्र प्रदेश के। और उसके बाद 18 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में इनका निधन हो जाता है, 18 अक्टूबर 2018 को। तो ये थे विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपको इस वीडियो में हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे बता दी है। अब हम बात करते हैं कालू मेहरा, जिनको कहा जाता है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इनका जन्म हुआ 1831 को बिसूड़ गांव चंपावत में, और निधन इनका होता है 1906 को। अब देखते हैं क्यों इनको कहते हैं उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति में पूरे देश में क्रांति शुरू हो चुकी थी, भड़क चुकी थी 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध। तो यहाँ पे चंपावत में यानी कुमाऊं के चंपावत में एक कालू मेहरा थे, ये भी यहाँ पे कूद जाते हैं 1857 की क्रांति में। तो उस समय यहाँ पे एक अवध के नवाब होते हैं वाजिद अली शाह, इन्होंने कालू मेहरा को एक पत्र लिखा जिसका उद्देश्य था कुमाऊं में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति फैलाना। अब देखो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो समय ब्रिटिशर्स यहाँ पे शासन करते थे उनका कुमाऊं में शासन था, गढ़वाल में उनका शासन नहीं था। गढ़वाल के सिर्फ कुछ क्षेत्रों में यानी पौड़ी गढ़वाल में उनका शासन था, लेकिन जो टिहरी रियासत थी वो उस समय किसके अधीन थी, जो टिहरी नरेश था। तो इसलिए गढ़वाल में तो जो 1857 की क्रांति है उसका बिल्कुल असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुमाऊं में किसी न किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई दिया था। तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्होंने कालू मेहरा को एक पत्र लिखा था जिसका उद्देश्य था कुमाऊं में कांग्रेस के विरुद्ध क्रांति फैलाना। तो कुमाऊं में कांग्रेस के विरुद्ध क्रांति फैलाने के लिए कालू मेहरा क्या करते हैं, कुमाऊं में एक गुप्त संगठन तैयार करते हैं जिसका नाम है क्रांतिवीर संगठन। तो कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने तैयार किया था, वो क्या था, कालू मेहरा ने, जिनको कहा जाता है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब जब ये क्रांतिवीर नामक संगठन तैयार करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाना। तो जो गुप्त संगठन इन्होंने क्रांतिवीर तैयार किया था कालू मेहरा ने, इनके साथ साथ थे आनंद सिंह फड़त्याल और बिशन सिंह कराया। तो ये 2 अन्य व्यक्ति भी थे
इनके साथ साथ। और कुमाऊं में क्रांति का प्रभाव जब बढ़ रहा था, कालू मेहरा ने जब वहाँ पे 1857 में क्रांति की आग जलाई थी, तो यहाँ पे उस समय कौन थे, कुमाऊं कमिश्नर रेमजे। लेकिन ये जनता के काफ़ी प्रिय थे, यानी जनता इनको काफ़ी सपोर्ट करते, काफ़ी अच्छा मानती थी। तो इनको पता चल गया था और ये कुमाऊं में लगाते हैं मार्शल लॉ। तो कुमाऊं में मार्शल लॉ किसने लगाया था, कमिश्नर हेनरी रेमजे ने। उसका विफल हो जाती है कुमाऊं में, और गढ़वाल में तो खैर शुरू नहीं हुई थी 1857 की क्रांति। तो इस प्रकार इसीलिए कहा जाता है कालो मेहरा को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड का। दोस्तों तो आज की वीडियो जो थी उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, ये पार्ट 1 वीडियो थी, जिसमें हमने आपको बद्रीनाथ पांडे जी के बारे में, हरगोविंद पंत जी के बारे में, कालो मेहरा, हर्षदेव ओली, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में बताया। ये सभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रमुख राजनेता थे, ये कहाँ के थे, कुमाऊं के थे। जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा उसमें हम गढ़वाल की जो महान विभूतियाँ हैं, प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये सरदेव सुमन हो गए, आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो गए, इनके बारे में वीडियो लेके आएंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो से आपको अगर कुछ जानकारी प्राप्त हुई, कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।